सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय उत्प्रेरण, और आज हम बात करने वाले हैं वर्णात्मक उत्प्रेरण के एक स्पेशल उदाहरण की, जिसका नाम है जियोलाइट। तो हमारी हेडिंग थी जो कल लास्ट तक हमने देखा था डिफिनीशन के साथ, वर्णात्मक उत्प्रेरण। अब इसकी क्या डिफिनीशन थी कि ऐसी अभिक्रिया या ऐसे उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक के वैसे स्पेशल, या फिर हम कह रहे उत्प्रेरक के रंध्र या छिद्र जिसे कहते हैं, छिद्र पर तथा उनके आकार व संरचना पर निर्भर करती हो क्या कहलाती है? वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका उदाहरण कौन सा है। इसका उदाहरण है जियोलाइट। इसका जो है स्पेशल उदाहरण। सवाल उठता है कि जियोलाइट की संरचना कैसी होगी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो जियोलाइट की संरचना जानने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, संरचना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होगी। तो इसकी संरचना होती है SiO नेगेटिव, Al O पॉजिटिव, O नेगेटिव, Si O Al O नेगेटिव, Al O Si O। तो ये कुछ इस तरीके से संरचना रहती है इसकी। इसे हम और आगे तक भी बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कई लंबी अंतराल तक की संरचना जा रही है, और ये हरदम आगे तक बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का, आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे ये कैसे समझा जाए कि जियोलाइट का जो है क्या विशेषताएं होती हैं इसमें। तो जियोलाइट की विशेषताओं के बारे में पहले जान लेते हैं। तो जियोलाइट की विशेषताएं, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, इसको अच्छे से बताऊंगा भी अभी कि कैसे आप लोग भी बना पाएंगे। तो जियोलाइट की विशेषता हमारी अगली हेडिंग होगी, जियोलाइट की विशेषता। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि जियोलाइट
जियोलाइट कहाँ पाई जाती है वैसे विशेष रूप से? तो जियोलाइट पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज के रूप में प्राप्त होती है। खनिज के रूप में प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता इसकी है कि इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। जियोलाइट का उत्पादन कृत्रिम विधि से भी किया जा सकता है। अच्छा, कृत्रिम विधि से किस प्रकार से करेंगे? तो हमारे पास होगा कि सिलिकेट आयन यानी SiO4 डबल माइनस, यहाँ पे हम SiO4 डबल माइनस की लंबी श्रृंखला, वैसे SiO4 डबल माइनस आप समझ रहे होंगे कैसे होगा, तो की लंबी श्रृंखला, यहाँ पे Si4 माइनस होगा, यानी इसका SiO और इस टाइप का, तो 4 माइनस होगा। तो SiO4 की लंबी श्रृंखला में कुछ विशेष SI का विस्थापनीकरण एल्युमिनियम के माध्यम से करने पर जियोलाइट बनाया जाता है। ये कैसे होगा अपना? जैसे अगर हम बताएं, देखिए SiO4 कैसे होगा, O यहाँ पे ऐसे। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव है, अब इसकी लंबी श्रृंखला लेनी है, तो मान लेते हैं ये O से दूसरा Si जुड़ा है, फिर यहाँ से O जुड़ा है, फिर यहाँ से Si जुड़ा है, इसके ऊपर और नीचे यहाँ से भी ऐसे ही Si जुड़ा होगा, और इसके ऊपर भी Si जा रहा होगा, नीचे भी Si जा रहा होगा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, O भी जा रहा होगा ऐसे श्रृंखला। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब अगर इसे बनाना है तो एक Si छोड़कर O, फिर Si की जगह Al, फिर O Si को छोड़कर अगले Al, इसी तरीके से इस Si के ऊपर O और उसके ऊपर Al, O के नीचे Al के ऊपर O के ऊपर Si, तो ऐसी लंबी श्रृंखला आपको जो है जनरेट कर देनी, क्रिएट कर देनी है। तो यही हमारा क्या होगा, जियोलाइट हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम के माध्यम, सिलिकेट आयन की लंबी श्रृंखला में विशेष SI का विस्थापनीकरण Al के माध्यम से करने पर जियोलाइट बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे, इसकी संरचना में SiOAl की पुनरावृत्ति होती, ये बात हमें समझनी होगी कि इसकी संरचना में जो है SiAl की जो है पुनरावृत्ति होती, जिसे एल्यूमिनोसिलिकेट, या फिर हम कहें कि जियोलाइट को एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है। इसे जो है एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें Al भी है, Si भी है और O भी है। इसके अतिरिक्त हम क्या जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ये विशेष रूप से आप समझेंगे कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं छठी संरचना, इसकी छठी विशेषता कि जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी
या फिर हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग तरीके से ही लिख के हम आपको दिखा देते हैं। इतनी विशेषताएं तो आपने नोट कर ली होगी, इसे पॉज कर लीजिएगा, चाहे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो है, और हम आगे बताते हैं। तो हम छठी विशेषता जान रहे थे कि जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। मधुमक्खी का छत्ता आप देखेंगे तो एक बार हम इसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना के देखते हैं। जैसा ही ओ एल ओ, जैसा ही ओ एल, मैंने क्या कहा कि पुनरावृत्ति होनी चाहिए। देखिए अब यहां से क्या होगा, ओ एल, फिर ओ एस आई, फिर ओ एल, है ना। अब यहां से हमारा देखिए क्या होगा, यहां से भी ओ, फिर एस आई, फिर जो है ओ एल, ओ एस आई, फिर यहां से ओ यहां से ओ एल, ओ एस आई, ओ एल। यहाँ से देखिए हम सिर्फ बनाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार पर ये ऐसा क्यों जाता है। देख सकते हैं आप, एल एस आई, एल एस आई होना चाहिए इसे। तो ये इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। तो देख रहे हैं कि आपको कई तरीके से, जैसे मधुमक्खी का छत्ता राउंडेड फिगर में 6 छेद होते हैं, वैसे इसमें भी 6 छेद होते हैं। और इन जो बल्ब्स होते हैं इनके छोटे छोटे, इसमें इसी में जो है क्या जमा होता है, H2O। तो सातवीं विशेषता इसकी है कि इनके छिद्रों में H2O उपस्थित होता है, ये एक और विशेषता है इसकी, इनके छिद्रों में जो है H2O उपस्थित होता है, यानी ये भीगा होता है, पूरी तरीके से भीगा रहता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, उसमें जो है पानी कवर होता है। जैसे अगर मधुमक्खी को छत्ते को पानी में डुबो के निकाल लिया जाए तो उसके बाद रख दिया जाए, तो उसी तरीके का ये हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये किस तरीके से कार्य करता है, यानी जियोलाइट किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, कैसे इसमें ये एक अच्छे उत्प्रेरक का उदाहरण है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जियोलाइट की क्रिया या जो है क्रिया विधि जान लेते हैं, जियोलाइट की क्रिया विधि। तो अगला टॉपिक है हमारा जियोलाइट की क्रिया विधि। तो जियोलाइट की क्रिया विधि क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जियोलाइट को गर्म करते हैं, जिससे इसमें उपस्थित, जिससे इनके रंध्र या छिद्रों में उपस्थित H2O वाष्पित हो जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें जियोलाइट को अभिकृत कराना है, जियोलाइट को सबसे अच्छे से तेज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे जो है गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा कि जो है जल वाष्पित हो जाएगा,
और जो जियोलाइट का छिद्र होगा वो रिक्त हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जियोलाइट यहाँ पे जो है, जियोलाइट जियोलाइट का जो छिद्र है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अगला, यह एक विस्मांगी विस्मांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होता है। उत्प्रेरण का, या यह विस्मांगी उत्प्रेरक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो क्रिया विधि होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अधिशोषण पे। अतः यह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्यों? क्योंकि विस्मांगी उत्प्रेरक है, ये जो है ठोस होता है, और इसकी अभिक्रिया हम किसी गैसीय मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराने के लिए करते हैं। तो ये एक तरीके का विस्मांगी निकाय हो गया। और विस्मांगी निकाय होने के कारण ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करेगी। अधिशोषण के सिद्धांत पर किस प्रकार से कार्य करेगी कि इनके छिद्रों में जो है, इनके छिद्रों में अभिकारी अणुओं का, वही अभिकारी अणु जो गैस या क्या होंगे, द्रव होंगे, अभिकारी अणुओं का अधिशोषण होता है। अब सवाल होता है कैसे किस प्रकार के अभिकारी अणुओं का अधिशोषण होगा। तो एक विशेष आकार के अभिकारी अणु जो छिद्रों में फिट बैठ जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं, वो क्या कहेंगे हम, जो है फिट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। इसकी हिंदी क्या कहेंगे, जाके मिल जाते हैं, छिद्रों में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये लिख लेते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। उन्हीं के लिए यह अच्छा उत्प्रेरक होता है, या एक विशेष आकार के अभिकारी अणु जो छिद्रों में व्यवस्थित हो जाते हैं, उन्हीं के लिए यह एक अच्छा उत्प्रेरक होता है, क्योंकि उनका अधिशोषण निरंतर होता रहता है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए, विशेष आकार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो अभिकारी अणु छोटे हो गए तो वो छिद्र में जाके वापस बाहर निकल आएंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जाके फिट बैठ जाना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। एक बार अंदर चला गया तो बाहर निकलने, बिना अभिक्रिया संपन्न हुए बाहर ना निकले। तो उस तरीके से जो है उसे करना है। पता चले कि अभिकारी अणु बहुत छोटे छोटे छिद्र में गए और छिद्र से रिटर्न आए तो क्या अधिशोषण होगा। इसी तरीके से अगर छिद्र से भी बड़े आकार के अभिकारी अणु अगर आ गए तो वो तो अंदर जा नहीं पाएंगे, और अगर अंदर जा नहीं पाएंगे तो वो अभिक्रिया भी किस प्रकार से करा सकेंगे। तो ये बात हमें जो है विशेष रूप से ध्यान देनी होगी। ना तो अभिकारी अणु छोटे होने चाहिए, और ना तो अभिकारी अणु कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। अब जो आपको उस मधुमक्खी के जैसे मैं बना दे रहा हूं कि इस टाइप का जो है, कई प्रकार का जो है आपको देखने को मिला इस तरीके से। इस तरीके से मैं और भी बना दूंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपके SiAl की रिपीटेशन हो रही है अलग अलग तरीके से, बार बार ये जो है रिपीट हो रहा है SiAl। अब इसका जो छिद्र है, इसी छिद्र में जो है क्या होगा, अधिशोषण होगा। तो अधिशोषण होने के लिए समान प्रकार के अणुओं का आकार होना बहुत जरूरी है। इसी कारण इसे जो है क्या कैसे, यहाँ की छिद्र से बड़े अभिकारी, छिद्र के आकार से बड़े अभिकारी अणु नहीं होने चाहिए, और ना ही उनसे छोटे होने चाहिए, और उनमें जाके व्यवस्थित हो जाए ऐसे ही अभिकारी अणु होने चाहिए।
इसी कारण इसे वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, जो कि एक विशेष छिद्र और जो है आकार पर निर्भर करते हैं। तो ये बात हमें जो है समझ में आए कि जियोलाइट की क्रियाविधि किस प्रकार से होगी। वो अधिशोषण पर निर्भर करता है और अधिशोषण उसी का होगा जिसमें वो जाके फिट बैठ सकेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है ZSM5। इसके बारे में जान लेते हैं हम जो है कि इसका जो है जियोलाइट का उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण है ZSM5। और किसकी बात हम कर रहे हैं, जियोलाइट का उदाहरण। तो जियोलाइट का उदाहरण है ZSM5। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जियोलाइट सोकोमी जो है मोबिल 5। ये इसका जो है फुल फॉर्म है, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे जो है किस काम में आता है ये। तो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया जियोलाइट है जो अल्कोहलों को ईंधन के रूप में, अल्कोहलों को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करने के लिए किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। करने के लिए वर्णात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता। ये बात हम समझ लेंगे कि ये वर्णात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है किसके लिए, अल्कोहलों को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करने के लिए ZSM5 का प्रयोग होता है। ZSM5 का फुल फॉर्म होता है जियोलाइट स्कोनी मोबिल 5। कैसे करता है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्कोहल ऊपर लिख देंगे ZSM5 पेट्रोल या गैसोलीन एक विशेष शब्द है जिसे पेट्रोल ही कहा जाता है। कई अलग अलग देशों में पेट्रोल को ही गैसोलीन भी कहते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो गया और ये आपका रिएक्शन हो गया। तो ये तो था पूरा जो है जियोलाइट, इसलिए हमें इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए। आपको मेरे लैंग्वेज से अगर समस्या हो सकती है तो आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है और जियोलाइट के बारे में पूछा भी जा सकता है बोर्ड में। ये बात थी आपकी। तो बस आज के लिए इतना ही। एक दिन का और लेक्चर बच रहा है एंजाइम, जो कल हम समाप्त करा देंगे। तो आप लोग बने रहिए और लगातार और निरंतर रूप से जो है आप सब पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।